हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MPS 003 जो आपकी बुक है भारत लोकतंत्र एवं विकास। इस बुक का यूनिट 1 देखेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन की बपोती विकास अधिकारों व भागीदारी के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे, उसमें क्या क्या विकास हुए, क्या अधिकार हुए, क्या किन किन लोगों ने भागीदारी दी, ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठापना, फिर गांधी जी का योगदान, उनके स्वराज का क्या सार था, कांग्रेस का कराची संकल्प क्या था। साथ ही हम देखेंगे समाजवाद का बोध, गांधीवादी अर्थशास्त्री की प्रकृति क्या थी, उनका सामाजिक दर्शन क्या था, और आखिर में हम देखेंगे सर्वसम्मति। तो हम शुरू करते हैं हमारी प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से। वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको ये यूनिट समझ आएगी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं हमारी प्रस्तावना से। सबसे पहले विकासात्मक अभिलाषाएँ, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह विकासात्मक अभिलाषाएँ स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों के माध्यम से उभरी थी समय समय पर। इसकी स्टार्टिंग हम मान सकते हैं 1857 के विरोध से हुई थी, जहाँ पे विदेशी शासन के खिलाफ लोगों ने रक्षात्मक आंदोलन किए थे। और ये आंदोलन कैसे माने जाते हैं? राजनीतिक आंदोलन माने जाते हैं। दूसरी तरफ कृषक संघर्ष हुए थे, जो लगान व्यवस्था के विरुद्ध में किए गए थे, जो आर्थिक पहलू से संबंधित माने जाते हैं, जिसमें मैंने अभी पहले ही बताया दमनकारी लगान व्यवस्था के विरोध में किए गए थे। आगे जाके नए संगठन और आंदोलन संविधानवादी उभरे। ये नए संगठन सरकारी लगान को घटाने की मांग करते थे, इसी बारे में ये संगठन उभरे भी थे। यह संगठन 1858 में उभरे थे, 1857 की क्रांति के लगभग बाद में। राष्ट्रवादी नेताओं ने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की आलोचना भी की, जिसमें राष्ट्रवादी नेता कौन कौन से शामिल थे? दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे और RC दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। और इन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की आलोचना उन्होंने किस बिहाफ पे करी? गरीबी को मुख्य कारण बताते हुए। और दूसरा, अगर ऐसा कहे तो हम गरीबी का मुख्य कारण इन्होंने किसको बताया? औपनिवेशिक आर्थिक शोषण को। तो यह हमारी प्रस्तावना थी। अगर इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये बात उसमें लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठापना। अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1885 में ही वरिष्ठ सरकारी और भारतीय शासन सभा अधिनियम 1861 बनाया गया था, जिसमें विधायी निकायों के अंदर भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए मांग की गई थी कि उनको भी उसमें प्रतिनिधित्व के लिए शामिल किया जाए। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, खेतीहरों के पक्ष या कामगार जो थे, इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। हालांकि इन्हें सिर्फ स्थानीय मुद्दे बताकर इनका पक्ष नहीं लिया गया था। सिर्फ इधर 1885 में ये एक्ट बनाया और इसमें भारतीयों को कुछ पद दिलाने की बात की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने बताया कि 1885 में हुई थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए भारतीयों की पहुंच को बढ़ाने के लिए भी 1885 में कदम उठाए गए थे कि भारतीय सिविल सेवा में भी भारतीयों को भाग दिया जाए। लेकिन स्थानीय मुद्दे, जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दे बताए थे। स्थानीय मुद्दे कौन से? जो खेतीहर और पक्ष की बात करते थे, खेतीहरों और कामगारों के बारे में। कामगारों व खेतीहरों मतलब कि किसानों के बारे में या फिर मजदूरों के बारे में, ये सब बातें नहीं की गई थी। सिर्फ 1885 के इस एक्ट से विधायी निकायों में, एडमिनिस्ट्रेटिव में भारतीयों की
को हिस्सा देने की बात की गई थी कि मतलब वो भी इसमें आए और अपना उनको भी पद दिया जाए इसमें। आगे चलते हैं 1893 में। 1893 में कांग्रेस सरकार ने संतापन से भूधारकों को बचाने के लिए भूमि के स्थायी बंदोबस्त की मांग की। तो इस समय क्या हुआ कि भूमि के जो लगान थे वो अलग अलग तरीके के चलते थे उस समय। तो इसमें सिर्फ एक स्थायी बंदोबस्त की बात करी कि एक तरीके का लगान रखा जाए भूमि से रिलेटेड। 1895 में भारतीय संविधान विधेयक पारित किया गया, जो किसने पारित किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी और इंडियन होम रूल लीग की संस्थापक भी थी। इन्होंने ये विधेयक पारित किया जिसके अंदर अलग अलग अधिकार थे, नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, कानून के समक्ष और सार्वजनिक पदों में प्रवेश के लिए, जैसा हमने ये 1895 वाले एक्ट में देखा कि समान होना चाहिए। 1918 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर कांग्रेस की मांग क्या थी, जिसे हम बम्बई सत्र भी कहते हैं। इसमें भी भारतीयों की घोषणा की गई थी, भारतीय अधिकारों की घोषणा की गई थी, जैसे कि कानून के समक्ष समानता, जीवन का व समाज के संबंध में संरक्षण, भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता। जो ये कुछ अधिकार जो मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ये हमारे संविधान में 1947 के बाद ऐड किए गए थे और आप देख भी रहे होंगे वर्तमान में ऐसे अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के रूप में काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कुल विधेयक 1925 में बनाया गया। ये विधेयक मोहनदास गांधी जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा स्थापित एक उप समिति ने बनाया था, जिसके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार, वास स्थान में संपत्ति की सुरक्षा, ये सब अधिकार उसमें दिए गए थे। न्यायालय इत्यादि का प्रयोग, सार्वजनिक स्थल का इस्तेमाल, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए गए, बगैर कानून के समक्ष समानता, लिंगों की स्वतंत्रता, ये सब मांग उसमें की गई थी। और इम्पॉर्टेंट इसमें यही थी कि स्वशासन की मांग की गई थी। स्वशासन में हमारा गांव, तालुका, जिला, प्रांत, ये सब आते हैं। स्वशासन जो हम पंचायती राज ये सब गांव के स्तर पर देखते हैं, वो सब मांगे थी। ये सारी मांगे 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में डाली थी, जो आगे जाके और भी चीज़ें इसमें ऐड की गई, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, जिसे हम हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं संवैधानिक अधिकार, वो सब इसमें जुड़े थे। अगला है हमारा कांग्रेस का कराची संकल्प, द कराची रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस। 1931 में यह संकल्प आया था, जो बात करता है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव की, जो 1931 में पास किया गया था और यह सामाजिक व आर्थिक विषयों पर आधारित था, जिसमें बात की गई थी आर्थिक जीवन का संगठन न्याय सिद्धांत पर होना चाहिए, जिसमें जीवन का एक उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सके। तो जीवन का संगठन न्याय मतलब इक्वल होना चाहिए, आर्थिक जीवन का संगठन, ये उसी पे बात करता था। राज्य कामगारों के हितों की रक्षा करेगा, राज्य कामगारों के हितों की रक्षा करेगा और उनके लिए उपयुक्त विधान द्वारा अन्य तरीकों से उनके वेतन, कार्य की स्थिति, श्रम के नियत घंटे, मतलब कितने घंटे तक काम कर सकते हैं वो, ये सब निर्धारित किए जाएंगे। और दास्ता प्रथाओं की दशा में उनको मुक्ति दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक नियम बनाए जाएंगे इनके लिए कि किस तरीके से इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, ना कि इनसे मन मर्जी वाला काम करवाया जाए, इन्हें बांध कर रखा जाए, प्रतिबंधित किया जाए। तो किसान व मजदूर संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट था हमारा कारखानों व खदानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया कारखानों और खदानों में, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं
कि बच्चे उसमें काम करें, ये उनके लिए मतलब बच्चे हैं तो यहाँ पर उनके अधिकारों का क्या है, हनन हो रहा है। वो ऐसे हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, वर्तमान में जो हमारे पास अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, वो भी बाल श्रम पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 आप देखेंगे अपने संविधान का, उसमें भी यही बात की गई है। किसान व मजदूर संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसान अपना एक संघ बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, या फिर मजदूर अपनी रक्षा स्वतंत्रता के लिए एक संघ बना सकते हैं जो सारे जितने भी मजदूर हैं उनके बिहाफ पे काम कर सके, अपने अधिकारों के लिए मांग उठा सके। ठीक है। भूमि धारणीकरण व्यवस्था सुधारी जाएगी। मतलब किसानों को भूमि कृषि पर बोझ से एक उचित समजन, लगान, ये सब राजस्व की पर्याप्त कमी के माध्यम से छोटे किसानों को तुरंत राहत, मतलब बेमाना उनसे लगान नहीं लिया जाएगा। यही सब बातें की गई हैं, उनको मतलब सुविधाएं दी जाएंगी। ये सब कराची संकल्प में था। आखिरी हमारा है, राज्य विदेशी कपड़े के मुकाबले देसी कपड़ों को संरक्षण देगा। मतलब विदेशी कपड़े पर कम जोर देके हम अपने राष्ट्रीय देशी कपड़ों की बात करेंगे, वोकल फॉर लोकल। जो हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, मेड इन इंडिया चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, विदेशी को ना देना, तो ये हमारे देश के हित में ही है। और ये उस समय का कांग्रेस कराची संकल्प भी था। 1937 में, जब ये अलग से है, इसमें नहीं लिखा गया है, 1937 में जब कांग्रेस पार्टी अनेक प्रांतों में सत्ता में आई थी तो उसने यह वादे कुछ को पूरा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह सत्ता में 2 वर्ष से कुछ ही अधिक समय तक रही थी। इसके अलावा उन पर यूरोपियन व जन्मजात निहित हितों का दबाव था, तो वो पूरी तरह से ये सब वादे पूरे नहीं कर पाई थी। हालांकि कराची सत्र के लगभग 20 वर्षों के बाद संविधान में, भारतीय संविधान में दिए गए वचनों को आमतौर पर पोषित किया गया। जैसे मैंने बोला कि लगभग चीज़ें हमारे संविधान में बाद में आई गई थी, ये जो संकल्प से जुड़ी हुई थी। अगला है हमारा गांधी जी का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के प्रति गांधी जी का योगदान। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में आंदोलन किए गए गांधी जी के द्वारा। सबसे पहले ब्रिटिश नील उत्पादकों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए बिहार के चंपारण में वह गए। तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सबसे पहले गांधीवादी गतिविधियों में थे। ब्रिटिश नील उत्पादकों का शोषण से किसानों को बचाने के लिए बिहार के चंपारण में उनका प्रवास हुआ। वो गए वहाँ पे। सरकार की ऊंची लगान मांगों के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में। दूसरा है, सरकार की ऊंची लगान मांगों के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह का शुरुआत की गई थी। अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल में श्रमिक विवाद में उनका हस्तक्षेप हुआ। तो पहला और दूसरा एक कृषक अर्थव्यवस्था पर था जो साम्राज्यवाद विरोधी रुख रखता था। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश शासक के खिलाफ ये एक आवाज़ उठाता था, उनकी मनमर्जी लगान व्यवस्था के बारे में। तीसरा जो हमने देखा, अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल में श्रमिक विवाद में उनका हस्तक्षेप हुआ। तो यह भारतीय स्वीकृत उत्तरदायित्व में औद्योगिक संबंध से जुड़ा हुआ था। यह इंडस्ट्री से रिलेटेड था, जहाँ पर ये विवाद को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो गांधी जी की मध्यस्थता और नैतिक दबाव उक्त विवाद के एक सुखद अंत में परिणित हुए। इस हस्तक्षेप से काफ़ी सॉल्यूशन निकला जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे हम देखते हैं, वह वर्ग विचार भिन्नता को अनुनय के माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य में थे। तो गांधी जी के शुरुआती जीवन में 3 घटनाएं यह हमें बताती है जहां गांधी जी ने एक स्पष्ट साम्राज्यवाद विरोध रुख अख्तियार रखा था। वह वर्ग विचार भिन्नता को अनुनय के माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य में थे। तो वर्ग विचार भिन्नता को ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं।
वह भारतीय समाज में संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। वह भारतीय समाज में संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। वस्तुतः लगता है कि अहमदाबाद अनुभव ने उन्हें अपना प्रसिद्ध न्यायशीलता सिद्धांत घोषित करने में जोड़ा था, जिसने धारक वर्ग को सलाह दी थी कि वे कामगार हितों के हित में राष्ट्रीय धन संपदा के न्यायस्यों के रूप में व्यवहार करेंगे। तो यह एक सूझबूझ से विवाद को खत्म करने की बात करते हैं। अगला है, कांग्रेस उन किसानों व खेतिहरों के हित के लिए लड़ी। 1900 जब हमने देखा कि ये अहमदाबाद वाला हो गया, इसमें न्यायशीलता सिद्धांत के बारे में बताया, लेकिन उनके प्रभाव की वजह से ही था कि अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में, ये हम आगे की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ की कांग्रेस की स्थापना के दौरान उससे दूर रहा। तो कांग्रेस की अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस से ये अहमदाबाद कपड़ा मिल दूर रहा था, मतलब ये उससे जुड़ा नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेतागण भी इसमें शामिल नहीं हुए जब तक 1922 में पार्टी का नया सम्मेलन नहीं हुआ। मतलब नई पार्टी नहीं बन के आई कांग्रेस की, जैसा हमने देखा था पहले भी कराची संकल्प में भी, लेकिन वो 1931 की बात करता है। जबकि कांग्रेस उन किसानों व खेतिहरों के हित के लिए लड़ी थी जिनमें से अनेक ने उसके सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो इधर कहना ये चाह रहे हैं कि अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना के दौरान कपड़ा मिल मजदूर संघ से दूर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प या फिर अपने 1922 में या फिर कह लो किसी भी टाइम, उन्होंने कांग्रेस ने किसानों व खेतिहरों के लिए अपनी बात रखी थी। भूमि सुधार की उन्होंने बात करी थी, जो हमने पहले भी देखा था स्थायी बंदोबस्त के बारे में कांग्रेस काल में। 1893 में स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, 1893 में। अब गांधी जी का स्वराज सार क्या था? गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जनों ने देश भर में संपूर्ण स्वतंत्रता का व्रत लिया, जैसा कि दिसंबर 1929 को लाहौर प्रस्ताव में मांग की गई थी। 30 जनवरी 1930 को यह यंग इंडिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के रूप में अपने अवबोधन को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। यंग इंडिया यहाँ पर एक न्यूज़पेपर हो सकता है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण निषेध की बात करी थी, पाउंड रुपया अविनिमय अनुवाद की, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको आगे नहीं कर रहा क्योंकि एज इट इज़ आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं गांधी जी का सामाजिक दर्शन क्या था। गांधी जी का सामाजिक दर्शन, द गांधीयन सोशल फिलॉसफी। एक बार मैं आपकी बुक से 2 लाइनें रीड कर रहा हूँ। यह याद रखना जरूरी है कि गांधी जी की आर्थिक सोच सर्वोदय, सभी का उत्थान संबंधी उनके विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण का एक भाग थी, जो मूल रूप से अंतिम तक के रूप में समझी गई थी। इसी को एंड तक समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम का अहम हिस्सा समर्पित कर दिया, जो अस्पृश्यता निवारण में उन लोगों के उत्थान की दिशा में था जिन्हें वह हरिजन अब दलित कहा जाता है, ये कहते थे। यद्यपि उन्होंने उनके लिए कोई अलग आर्थिक कार्यक्रम सामने नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ पूना समझौता ने ब्रिटिश प्रांत की चुनाव प्रणाली में उन्हें ऐसी राजनीति प्रतिष्ठा दिलाई जो स्वतंत्र भारत में बरकरार रखी गई थी। उन्होंने चरखे से महिलाओं को उनके अपने श्रम के माध्यम से काफ़ी आर्थिक आज़ादी दिलाई। गांधी जी का सत्याग्रह ही महिलाओं को राजनीति के अखाड़े में लाया था और उनके घरेलू बंधनों से मुक्त किया था। तो ये 3 बात जो हमने देखी, ये आप
गांधी जी के सामाजिक दर्शन में लिख सकते हैं। गांधी जी का अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या थी? 1930 के स्वतंत्रता सारांश, आर्थिक विचारों का सार। 1930 के स्वतंत्रता सारांश संबंधी गांधी जी के कथन को उनके आर्थिक विचारों के समग्र या फिर सार के रूप में देखना गलत होगा। जो हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि आप ये खुद से रीड कीजिए, ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको उनके आर्थिक विचारों के समग्र या सार के रूप में देखना गलत होगा पूरी तरह से। इस इकाई में गांधी जी के आर्थिक विचारों पर पूरी तरह चर्चा नहीं की जा सकती। मतलब हम गांधी जी के आर्थिक विचार को इस यूनिट के माध्यम से पूरा नहीं समझ सकते। इतना कहना ही काफ़ी होगा कि यह परिवर्तनात्मक था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उनके नेतृत्व के लंबे दौर से गुजरकर 1907 में लिखे गए हिंद स्वराज विषयक उनकी एक पुस्तक से जन्मा था। तो ये हालांकि एक परिवर्तन था जो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ था उनके स्वतंत्रता सारांश का, लेकिन हम गांधी जी के आर्थिक विचार को पूरी तरह से इसमें नहीं समझ सकते। तो 1907 में पुस्तक हिंद स्वराज से जन्मा था। साम्राज्यवादी शोषण व वंचना के अधिकारों के रूप में विरोध किया था उन्होंने। मशीन विरोध को सिंचित किया और चरखे पर क्या दिया, जोड़ दिया, जो एक व्यक्ति या महिला की आज़ादी के लिए इम्पोर्टेंट माना गया, जो हमने देखा पीछे भी। वर्ग अंतर विरोध के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है। लघु व कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने उनकी अर्थशास्त्र प्रकृति को समझा जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति जो गांधीवादी जेसी कुमारप्पा के नेतृत्व में बनाई गई थी, जो भूमि सुधार नीति की सिफारिश करती है। तो हमने ये सारे पॉइंट देखे जो गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताते हैं। मैंने ये सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। आप थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करना। ये पॉइंट्स से आपको एग्ज़ाम में रिमेंबर कराते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी बात नहीं लिखी है। आप ये पॉइंट समझ कर भी अपना आंसर बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम देखने वाले समाजवाद का बोध क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बताता है हमें। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने भारत में समाजवाद के प्रति रुचि पैदा कर दी थी और छोटे समाजवादी समूह शहरी केंद्रों में उभरे थे। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। आप कमेंट में करके बताइए कि मुझे कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी। 1934 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ बनाया गया और एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी और समाजवादी पार्टी का गठन। यह सब 1934 में हुआ था, जो समाजवाद के बारे में बताता था। 1935 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। नेहरू जी द्वारा लखनऊ अधिवेशन में विश्व की समस्याओं का और भारत की समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद में ही निहित था। ये नेहरू जी के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में बोला गया था। नेहरू और पटेल में प्रतिस्पर्धा, इस बारे में मैं आपकी बुक से 2 लाइनें रीड कर देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1928 में शुरुआत में समाजवाद के प्रति बड़ी श्रद्धा दर्शाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि विश्व की समस्याओं का और भारत की समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद में निहित है। इस वक्तव्य ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में एक वैचारिक दरार को पैदा किया था, जो हमने यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात करी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि पूंजीवाद की प्रकृति जैसे मुद्दों पर नेहरू से उनके मतभेद हैं। अब यहाँ पर पटेल फैजपुर में आगामी सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नेहरू से प्रतिस्पर्धा करने लगे। कहने का मतलब यह है कि इधर चुनाव में उनके लिए बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी फैजपुर की जगह से। लेकिन नेहरू जी ने कहते हुए अपनी स्थिति को बताया कि समाजवाद अध्यक्ष चुनाव में उनका एक घोषणा पत्र नहीं है, मतलब सिद्धांतिक घोषणा पत्र नहीं, उनका मेन, ये यहाँ पर बात नहीं कर रहे थे कि मेन घोषणा पत्र नहीं है। और फिर पटेल प्रतिस्पर्धा से हट गए। इतनी सी बात पे उन्होंने अपना मतलब व्यू बताया, ओपिनियन बताया कि मैं ये समाजवाद अध्यक्ष चुनाव के लिए ये मेरा सिद्धांतिक घोषणा पत्र नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई उनके बीच। फैजपुर में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू जी ने संगठित कामगारों व किसानों के समेत देश में सभी साम्राज्य विरोधी ताकतों का एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया। यहाँ पर मजदूर और किसानों की बात को लेके, उनके अधिकारों को लेके ब्रिटिश भारत में आम या प्रांतीय चुनावों को यह वैचारिक बहस महत्वपूर्ण है। तो यही था हमारा समाजवाद का बोध। अगर आप ये बात अपने एग्ज़ाम में ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन ये इस तरफ के जो हमने पॉइंट डिस्कस करे ये सब समाजवाद के बोध के लिए इम्पोर्टेंट है। योजना का विचार क्या है? द आइडिया ऑफ प्लानिंग, योजना का विचार। 1934 में इस विचार को लोकप्रियता मिली। 1934 में नियोजन के विचार को लोकप्रियता मिली, जहां पर नेहरू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक और उग्र उन्मूलनवादी युवक सामने आए जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष रहे और सचिव प्रोफेसर के.टी. शाह जी को बनाया गया। वैचारिक तनाव जो कांग्रेस में घटित होने को तत्पर थे, अगले ही वर्ष बोस ने उसकी अध्यक्षता को त्यागपत्र देने में परिणत हुए। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया बाद में। इसके बाद एक अन्य वर्ष प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत की भागीदारी की घोषणा के एक मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय योजना समिति का कार्य बाधित हुआ, परंतु राष्ट्रीय योजना समिति की अनेक उप समितियों ने अपनी रिपोर्टें तैयार करी। तो इनकी सब रिपोर्ट क्या थी वो हम देखेंगे। 1940 में बम्बई योजना बनाई गई, जिसका नेतृत्व जी.डी. बिरला जी ने किया। जी.डी. बिरला जी के नेतृत्व वाले उद्योगपति के एक समूह ने किया। इस योजना ने 15 वर्षों में आय दुगना और राष्ट्रीय आय को तिगुना करने की कल्पना की थी। दूसरा, इन्होंने धन संपत्ति की असमानताओं को कम करने का सुझाव दिया। ठीक है, इस उद्देश्य की दिशा में सुझावित उपाय ये थे कि मृत्यु करों को लागू करना, भूधारणिधिकार व्यवस्था का सुधार करना, भूमि से रिलेटेड जो भी व्यवस्था थी उनमें सुधार करना, लघु व कुटीर उद्योगों के लिए पूर्णतम कार्य क्षेत्र का प्रावधान बनाना, छोटे व उद्योगों के लिए प्रावधान बनाना। साथ ही उन्होंने जन सेवाओं में मूल उद्योगों के राज्य की बात कही, जिसमें स्वामित्व के साथ साथ अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण होना चाहिए। आर्थिक नियंत्रण तथापि राज्य द्वारा स्वामित्व तथा प्रबंधन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी, जैसा कि बम्बई योजना ने तर्क दिया। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण होना चाहिए, ये आखिरी पॉइंट कहता है हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एम.एन. रॉय भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के एक नेता थे और अब एक उग्रवादी मानवतावादी ने एक जनता योजना प्रकाशित की। इस जनता योजना में क्या था? कांग्रेस कृषि पर जोर दिया। इस जनता योजना ने भूमि के राष्ट्रीयकरण व ग्रामीण
ऋणग्रस्तता के समापन के लिए तर्क दिए, औद्योगिकरण के बारे में बात करी, उत्पादन के विस्तार के बारे में, अधिशेष उत्पादन का रोजगार के बारे में और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही यहाँ पर। सर्वसम्मति, द सेंसस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी चीज़ से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन था। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी चीज़ से पहले एक राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में था, आज़ादी के लिए एक आंदोलन था। लेकिन इसमें कई चीज़ें जुड़ती चली गईं। एक स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में 3 आकांक्षाएं होती हैं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 3 कौन सी ऐसी बातें हैं, आकांक्षाएं हैं। पहला तो न्यूनतम राज्य नियंत्रण, राज्य का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। राज्य का इधर मतलब है सरकार से, ठीक है जी। अब राज्य समर्थन के अधीन एक औद्योगिकीकृत भारत का पूंजीवादी स्वपन यह होना चाहिए। न्यूनतम राज्य नियंत्रण के साथ साथ उद्योग वाली मूल रूप से ग्रामीण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का गांधीवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर गांधीवादी का दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, छोटे लघु उद्योग या फिर ग्राम व्यवस्था, ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे। स्वशासन की, सशक्त राज्य नियंत्रण होना चाहिए और ये नेतृत्व के अधीन एक औद्योगिकीकृत भारत का एक समाजवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, जो हमने समाजवादी बोध में देखा था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमने ये देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह कि भारत में समाजवाद के प्रति रुचि पैदा करी, बोल्शेविक क्रांति ने प्रतिस्पर्धा के बारे में देखा। वैचारिक तर्क वितर्कों के परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया पर एक आधारीय न्यूनतम सर्वसम्मति व्यक्त हुई। तो वैचारिक तर्क वितर्कों के परिणाम क्या निकले, जो हमने पहले जो सारा कुछ पढ़ा, इन पे तर्क वितर्क चर्चा वगैरह जो कुछ भी हुई, उसका परिणाम सिर्फ इतना निकला कि भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया पर एक आधारीय न्यूनतम सर्वसम्मति होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के बगैर कोई विकास नहीं हो सकता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना कोई विकास हो ही नहीं सकता। कुछ मात्रा में राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कुछ मात्रा में। आधारभूत प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीयकृत होने चाहिए। जो हमारे मौलिक बेसिक प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें राष्ट्र का नियंत्रण होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत होने चाहिए। एक भारी जनमत यह भी था कि जमींदारी व अन्य कुछ भूमि में मध्यवर्ती अधिकारों का समाप्त किया जाना चाहिए, जो लगान व्यवस्था से किसानों का शोषण किया करते थे। इस प्रकार भारत में राज्य पूंजीवाद की नींव रखी गई। ये सब पॉइंट जो हमने अभी देखे हैं, इसी से भारत में राज्य पूंजीवाद की नींव रखी गई। किसी कारण से इस प्रकार की आर्थिक सोच कई लोगों द्वारा समाजवाद समझी जाने लगी। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। हम लास्ट में आपकी बुक से ये लिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक, जो हमने पढ़ा है उसी का एक सार है रिकैप के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक व आर्थिक विरोध विरासत में मिले थे। ये विरोध विरासत में मिले थे, लेकिन हम तो इधर खाली स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। यह बदले में स्वतंत्र भारत की विरासत बन गए। 19वीं शताब्दी के बाद दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे व आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने औपनिवेशिक शोषण की एक समालोचना प्रसिद्ध की, जो हमने हमारे इंट्रोडक्शन में देखा था। कांग्रेस उच्च सरकारी सेवाओं व विधायी निकायों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की समस्याओं के प्रति गंभीर थी, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पर मोहनदास जी गांधी जी के उभरने के साथ ही उसने आम आदमी, किसान वर्ग, कामगारों की समस्या को उठाया।
कुछ धारणाएं व अवधारणाएं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरी, भारत में नीति पहलकारियों की बपौती बन गई, मतलब उनका एक कारण बन गई। यह मुख्यतः थी स्वराज, जो हमने देखा गांधी जी का स्वराज सार। राजनीतिक व आर्थिक अधिकार क्या थे, वो सब हमने योजनाओं में देखे। समाजवाद क्या था, वो मैंने अभी आपको बताया। योजनाएं जो हमने देखी थी अभी, योजनाएं बम्बई योजना वगैरह। सर्वसम्मति अभी हमने देखा, ये पॉइंट सारे डिस्कस किए। ये 4 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, इसी को लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये सारे पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करें, यह आप अपने आंसर में कंसाइसली वे में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपनी बुक का ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट यूनिट की वीडियो आएगी। इस वीडियो पर आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।